एक सर्वनाशकारी दुनिया जहां अधिकांश मनुष्य ज़ोंबी में बदल गए हैं और फ्रांसिस नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार की सुरक्षा करने के लिए खेत में लौटता है जहां वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ होता है। फ्रांसिस पूरे घर में पता लगाने का फैसला करता है और अपने हाथ में एक उपकरण के साथ कमरों के चारों ओर घूमता है। जब वह कमरे में प्रवेश करता है तो वह अपने पिता का शरीर पाता है जिन्होंने अपनी बीमारी से संक्रमित होने के बाद अपना जीवन समाप्त कर लिया। फिर वह अपने पिता की बंदूक लेने और उन्हें देखने के बाद फिर फ्रांसिस दुखद भरे कमरे से बाहर निकलता है और अपनी माँ को पाता है जो एक ज़ोंबी में बदल गई है और अब घर के चारों ओर घूम रही है। जब वह अपने बेटे की ओर चलने की कोशिश करती है तो महिला का शरीर 2 टुकड़ों में टूट जाता है। फिर वह अपने शिकार तक पहुंचने की कोशिश करने के लिए अपने शरीर को अपनी बाहों से आगे खींचती है और फ्रांसिस को उसे गोली मारनी पड़ती है। फिर आदमी एक कब्र खोदता है और अपने माता पिता के शवों को दफनाता है। हालांकि उसका दिल टूट चुका है फिर भी वह अपने परिवार के साथ खेत पर रहने का फैसला करता है क्योंकि वह जानता है कि यह उनके लिए सबसे सुरक्षित जगह है क्योंकि यह किसी भी तरह की सभ्यता से बहुत दूर है। इसके अलावा कुएं की बदौलत परिवार को पीने के पानी की असीमित आपूर्ति होगी और वे अपने निर्वाह के लिए भोजन उगा सकेंगे। जबकि आयरिस तनाव को दूर करने की कोशिश करती है और फ्रांसिस लुकास को उसकी माँ के पास छोड़ देता है और जोश को अपने साथ गोदाम में चलने के लिए कहता है ताकि पता लगाया जा सके कि अंदर कुछ उपयोगी है या नहीं। आदमी जानता है कि मिस्टर ऑर्डले अपने पिता को बागानों में मदद करने के लिए वहां रहते थे, इसलिए वह साइड के चारों ओर घूमते समय उसे बुलाना शुरू कर देता है। तभी जोश एक रस्सी से लटके हुए बूढ़े आदमी के शरीर को देखता है और डर जाता है, लेकिन उसके पिता उससे चाबियों का गुच्छा लाने के लिए कहते हैं। जॉन अर्ले की पैंट से लटक रहा था तभी भयभीत युवक धीरे से पास आता है और चाबियां पकड़ने में सफल हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह उन्हें बाहर खींचता है जोश को शरीर से धक्का लग जाता है जो उसके ऊपर गिर जाता है और लड़का तुरंत उठने के लिए दौड़ता है, जिसे देख फ्रांसिस अपने बेटे की कायरता से निराश होता है। जब उसका पति वापस लौटता है तो आयरिस बताती है कि उसे एक कमरे के अंदर एक बिजली जनरेटर मिला है जो एक सेल की तरह दिखता है। जब वह अंदर जाता है फ्रांसिस को चिंता का दौरा पड़ता है और उसकी पत्नी उसे बाहर निकालने में मदद करती है क्योंकि उसे पता चलता है कि वह रात के खाने के दौरान अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। और दूसरी ओर जोश दुनिया में क्या हो रहा है इसकी खबर पाने के लिए गोदाम में मिले रेडियो को सुनने की कोशिश करता है, लेकिन उसे सिग्नल नहीं मिल पाता है, जिसे चिंतित आयरिस सोचती है कि उसके परिवार का क्या होगा क्योंकि अगर कुछ नहीं किया गया तो उनके पास लंबे समय तक भोजन नहीं होगा। नवीनतम समाचारों के अनुसार बचे लोगों को उत्तर की ओर जाना चाहिए, लेकिन फ्रांसिस का मानना है कि उनका परिवार खेत पर सुरक्षित है। यह देखने के बाद भी कि उसके माता पिता के साथ क्या हुआ। इस बिंदु पर जोश ने खुलासा किया कि एलिस और उसका परिवार पहाड़ों पर चले गए हैं, लेकिन फ्रांसिस का कहना है कि जोश उस शाम को अपनी प्रेमिका की तलाश में खेत से बाहर नहीं जाएगा। फिर रात के खाने के बाद युवक एलिस को एक संदेश भेजने की कोशिश करता है। अगली सुबह फ्रांसिस एक बुरे स्वप्न से उठता है और अपनी पत्नी को नींद के दौरान गले लगाता है क्योंकि फ्रांसिस को उस स्थान पर हुए हमलों की स्मृति की झलकें दिखाई देती हैं। क्योंकि जब वह एक बच्चा था तो उसके पिता उसे सजा के रूप में तहखाने में बंद कर देते थे और फ्रांसिस आयरिस के प्रति नाराजगी भी रखता है क्योंकि महिला का कई साल पहले किसी और से संबंध था और जोश उसी का बेटा है। इसीलिए फ्रांसिस जोश के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है बल्कि वह अपने असली बेटे लुकास से अलग व्यवहार करता है। उस सुबह आयरिस अपने पति को खेत छोड़ने और रास्ते में पहाड़ों की ओर जाने के लिए राजी करने में कामयाब हो जाती है। तब जोश बताता है कि उसके चाचा डिएगो ने भी उसकी माँ को पहाड़ों पर जाने की सलाह दी है और यह सुनकर फ्रांसिस क्रोधित हो जाता है। फिर कुछ मिनट बाद परिवार एक पुल पर पहुंचता है जहां अनेकों गाड़ियां थीं और धीरे धीरे अंधेरा भी हो रहा था, इसीलिए फ्रांसिस घर जाने का सुझाव देता है। लेकिन आयरिस वैन से बाहर निकलती है और अपने चाकू से तारों को काटते हुए बाढ़ की ओर चलती है। तभी महिला एक ज़ोंबी सैनिक की अचानक उपस्थिति से हैरान होती है और ज़ोंबी धीरे धीरे उसकी ओर चलता है। तभी फ्रांसिस वाहन से बाहर निकलता है और आयरिस उसकी ओर दौड़ती है क्योंकि उसका पीछा किया जा रहा है। इस बिंदु पर फ्रांसिस उसे नीचे झुकाने का आदेश देता है और ज़ोंबी के सिर में गोली मार देता है। उसके तुरंत बाद एक और ज़ोंबी दिखाई देता है और फ्रांसिस उसे खत्म करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन गोलियों की आवाज अन्य ज़ोंबी का ध्यान आकर्षित करती है जो वैन के चारों ओर इकट्ठा होकर उस पर आक्रमण करने की कोशिश करते हैं। अपने बच्चों को खतरे में देखकर आदमी ज़ोंबी का ध्यान आकर्षित करने के लिए गोली चलाना शुरू कर देता है और उसका पीछा किया जाता है, जबकि आयरिस बच्चों के साथ भाग जाती है। जब उसकी गोलियां खत्म हो जाता है तो फ्रांसिस एक ग्रेनेड उठाता है जो उसे सैनिकों में से एक के शरीर के बगल में मिला था और ज़ोंबी से बचने के प्रयास में कारों में चढ़ जाता है। भागने के दौरान आदमी एक ट्रक के पीछे छिप जाता है और ग्रेनेड फेंकता है ताकि उसके पीछे आ रहे ज़ोंबी से छुटकारा मिल सके। एक ही झटके में पूरी भीड़ को खत्म करने के बाद फ्रांसिस अपने परिवार से मिलने जाता है और वे सभी खेत में वापस लौटते हैं क्योंकि उन्हें पता चलता है कि बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है। फिर 2 सप्ताह बाद फ्रांसिस पुल पर वैन लेने के लिए लौटता है और पाता है कि यह अभी भी चल रही है। हालांकि आपूर्ति को घर ले जाने के लिए वाहन का उपयोग करने के बजाय वह खेत में सब कुछ खींचने का फैसला करता है और आयरिस को बताता है कि वैन ने काम करना बंद कर दिया है ताकि वह उसे फिर से छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश न करे। फिर फ्रांसिस जनरेटर को ठीक करता है और उसके घर में फिर से बिजली आ जाती है। वह अपनी पत्नी और बच्चों को यह समझाने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करने के लिए प्रतिबद्ध है कि उस दिन खेत पर रहना सबसे अच्छा विकल्प था। फिर फ्रांसिस अपने बच्चों के साथ नृत्य करने के बाद एयर कंडीशनिंग और अच्छे संगीत का आनंद लेते। फिर वह अपने बच्चों के साथ नाश्ते के लिए रसोई में इकट्ठा होते हैं और फ्रांसिस कुछ अंडे लेने के लिए चिकन कॉप के पास जाता है और एक जंगली कुत्ते को देखता है। जब वह जानवर को डराने की कोशिश करता है तो वह उसे काट लेता है और चिकन को उठाने के बाद वह वहां से भाग जाता है, लेकिन सौभाग्य से आयरिस एक नर्स है और अपने पति के हाथ पर पट्टी बांधती है। फिर वह उसे अस्पताल जाने के लिए मनाने की कोशिश करती है क्योंकि उसे रेबीज के टीके की जरूरत है, लेकिन फ्रांसिस कहता है कि वह ठीक है। तभी दंपति ने जोश के चिल्लाने की आवाज सुनी और वह उसके पास दौड़े। युवक रेडियो में सिग्नल प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था और उसने किसी को कैंपसाइट के बारे में बात करते हुए सुना। हालांकि फ्रांसिस ने युवक की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह आश्वस्त था कि उसका परिवार सबसे अच्छा निर्णय ले सकता है, वह यह कि उनको यही
रहना है, फिर उसे दोपहर ठीक उसी स्थान पर रहें जहां वे हैं। जोश बार बार कहता रहता है कि उसने रेडियो पर कुछ महत्वपूर्ण सुना है और अपने पिता को उन लोगों को खोजने का प्रयास करने के लिए मनाने का प्रयास करता है। युवक के आग्रह पर क्रोधित फ्रांसिस कहता है कि खोजबीन करने के बारे में सोचने से पहले जोश को खुद का बचाव करना सीखने की जरूरत है। इसलिए वह आदमी उसे गन्ने के खेत में ले जाने का निर्णय लेता है और उसे एक पिस्तौल थमा देता है ताकि वह लक्ष्य पर निशाना लगाने का अभ्यास कर सके। जब वह गोलियों की आवाज सुनती है, आयरिस चौंक जाती है, इसलिए वह उनके पीछे जाती है और अपने पति को जोश को अपमानित करते हुए देखकर परेशान होती है क्योंकि युवक बोतल पर गोली नहीं मार पा रहा था। तभी नाराज फ्रांसिस चिल्लाना शुरू कर देता है और युवक इतना डर जाता है कि वह रोना शुरू कर देता है और कई बार गोली चलाता है जब तक कि वह अंत में अपने लक्ष्य पर नहीं मार देता। कुछ मिनट बाद परिवार को पता चलता है कि गोलियों की आवाज ने ज़ॉम्बी के एक झुंड को आकर्षित किया है। उसी क्षण फ्रांसिस लुकास को अपनी प्रयोगशाला में ले जाता है और सभी को घर वापस भागने का आदेश देता है। लेकिन घर में प्रवेश करने के बाद ज़ॉम्बी उनके पीछे जाने लगते हैं और परिवार सामने के दरवाजे को मजबूत करता है और बालकनी में छिप जाता है। जब अंधेरा होने लगा है तब फ्रांसिस बालकनी की ओर देखने का फैसला करता है और उन सभी ज़ॉम्बी को अंदर घुसने की कोशिश करते हुए देखकर घबरा जाता है। जब ज़ॉम्बी दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाते हैं तभी एक वाहन आता है और चालक उन्हें आकर्षित करने के लिए हॉर्न बजाना शुरू कर देता है। उसी क्षण ज़ॉम्बी घर में प्रवेश करना छोड़ देते हैं और कार का पीछा करना शुरू कर देते हैं जो तेजी से भाग जाती है। अगली सुबह फ्रांसिस ज़ॉम्बी द्वारा किए गए नुकसान की जांच करने के लिए बाहर जाता है और पाता है कि चिकन कॉप नष्ट हो गया है और फार्म से कुछ मीटर की दूरी पर एक नाला है जहां डिएगो अपनी कार पार्क कर आराम करता है। जब उसे पता चलता है कि यह उसका भाई था जिसने पिछली रात उसके परिवार को बचाया था, तब फ्रांसिस उसे ढूंढने जाता है और पूछता है कि वह वहां क्या कर रहा है। इस बिंदु पर डिएगो बताता है कि उसकी पत्नी और बेटा मर चुके हैं, इसलिए वह अपने माता पिता की जांच करने के लिए फार्म में वापस जाने का फैसला करता है जहां वह बड़ा हुआ था, केवल यह पता लगाने के लिए कि वे भी संक्रमित हैं। फिर वह यह महसूस करता है कि फ्रांसिस अभी भी अपने भाई और उसकी पत्नी के बीच अतीत में जो कुछ हुआ उसके लिए नाराज है। फिर डिएगो एक बार फिर से माफी मांगता है और उसके साथ शांति बनाने की कोशिश करता है। फिर वह डेल्टा शिविर का रास्ता बताने का दावा करता है जहां बचे हुए लोग शरण ले रहे हैं, लेकिन फ्रांसिस उसकी मदद से इनकार कर देता है और उसे यहां से जाने का आदेश देता है। तभी डिएगो अपने भाई को एक नक्शा देता है और उसे कहता है कि अगर वह उसके जाने के बाद वह अपना मन बदलता है तो वह इसका इस्तेमाल कैंप में जाने के लिए कर सकता है। तभी फ्रांसिस को पता चलता है कि वह एक कोट पीछे छोड़ आया है और वह इसे खेत में ले जाने का फैसला करता है ताकि अपनी पत्नी को बता सके कि उस दिन उसके भाई को ज़ॉम्बी ने खा लिया है। फिर फ्रांसिस अपने घर की खिड़कियों को लकड़ी के तख्तों से मजबूत करने का फैसला करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आगे कोई आक्रमण न हो। इस बीच लुकास मच्छरों को खत्म करने के प्रयास में घर के चारों ओर उनका पीछा करता है और वहां पहुंचने पर वह खिड़की से एक ज़ॉम्बी को देखता है और डर जाता है। लेकिन उसकी माँ उसे दिलासा देने के लिए वहां आती है और कहती है कि ये ज़ॉम्बी कमजोर होते जा रहे हैं, जीवित रहने के लिए ज़ॉम्बी को मानव मांस खाने की जरूरत है और अगर उन्हें समय के साथ कुछ नहीं मिलता है तो वे धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। और आयरिस का मानना है कि गन्ने के खेत से गुजरते समय वहां से निकल जाना सुरक्षित होगा। लेकिन फ्रांसिस ज़ॉम्बी को ढूंढ लेता है। उसके बेटे ने खिड़की से देखा और एक चाकू से उसका सिर काट दिया। अपने कपड़ों पर खून लगने के बाद आदमी ज़ॉम्बी का सिर घर ले जाता है और अपनी पत्नी को बताता है कि ज़ॉम्बी ने उस पर हमला किया। सिर को देखते ही जोश और लुकास डर जाते हैं और वापस घर की ओर भागते हैं। तब आयरिस अपने पति का ध्यान आकर्षित करती है क्योंकि वह बच्चों को डरा रहा है। इस बिंदु पर महिला को पता चलता है कि फ्रांसिस की योजना उन्हें और अधिक डराने की है ताकि वे खेत छोड़ने के बारे में न सोचें, क्योंकि वह आदमी अपने परिवार को अपने वश में रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। फिर अगले हफ्ते बाद जब साल का अंत आता है तो फ्रांसिस अपनी पत्नी और बच्चों के लिए एक सरप्राइज तैयार करता है। वह आदमी एक क्रिसमस ट्री लगाता है और घर को क्रिसमस की सजावट से सजाता है। जब वे यह सरप्राइज देखते हैं तो बच्चे उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन आयरिस कोई प्रतिक्रिया नहीं करती क्योंकि वह अच्छी तरह जानती है कि उसके पति के इरादे क्या हैं। डिनर के दौरान फ्रांसिस पूछता है कि उसके बच्चे सैंटा क्लॉज से क्या उपहार चाहेंगे और लुकास जवाब देता है कि वह एक साइकिल चाहेगा। हालांकि जोश का जवाब उसे आश्चर्यचकित कर देता है क्योंकि युवक कहता है कि वह नक्शा जीतना चाहेगा जो उसके पिता क्रिसमस के उपहार के रूप में छिपा रहे हैं। यह सुनकर आयरिस आश्चर्यचकित हो जाती है और पूछती है कि जोश किस बारे में बात कर रहा है। तब जोश बताता है कि उसने अपने पिता के कमरे में एक नक्शा देखा था, लेकिन फ्रांसिस ने इनकार कर दिया कि वह क्या कह रहा है और फिर उसने अपनी क्रिसमस की इच्छा जताई और अपनी पत्नी से कहा कि वह अब अपने परिवार को बढ़ाना चाहता है। अब जब वे इस घर में सुरक्षित हैं तो यह एक और बच्चा पैदा करने का सही समय है। इसलिए आयरिस कहती है कि वह एक ऐसे संसार में बच्चा नहीं रखेगी जो उस समय पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। तभी महिला अपनी सबसे बड़ी इच्छा प्रकट करने का अवसर लेती है और कहती है कि वह जितनी जल्दी हो सके उस फार्म को छोड़ना चाहती है। हर दिन परिवार की आपूर्ति का स्टॉक कम हो रहा है और आयरिस कहती है कि उसे अधिक आपूर्ति की तलाश में जाना होगा क्योंकि वह अब इस तरह नहीं रह सकती। यह सुनकर फ्रांसिस अपनी पत्नी को ब्लैकमेल करने के लिए एक नई रणनीति आजमाने का फैसला करता है और अपने बच्चों को बताता है कि ज़ॉम्बी के प्रकट होने से पहले आयरिस घर से भागने और अपने परिवार को पीछे छोड़ने की योजना बना रही थी। जब उन्हें यह समाचार मिलता है तो लड़के बहुत ही निराश हो जाते हैं और आयरिस आंसुओं के साथ अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करती है। और आयरिस ने कहा कि वह जोश और लुकास को बताना चाहती थी कि वह छोड़ने की योजना बना रही है और अब अलविदा कहे बिना नहीं जाएगी। यह सुनकर जोश को दोषी महसूस होता है, लेकिन आयरिस कहती है कि उसने और लुकास ने कुछ भी गलत नहीं किया है। सच्चाई यह थी कि महिला अपनी शादी से बहुत नाखुश थी और अब फ्रांसिस के साथ एक ही छत साझा नहीं कर सकती थी। उसका लक्ष्य उससे दूर एक नया जीवन शुरू करना था, लेकिन वह जानती थी कि उसके पास अपने बच्चों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है। इसलिए वह उन्हें अपने पिता के साथ छोड़ने की योजना बना रही थी जब तक कि वह अपने पैरों पर वापस नहीं आ जाती। सच्चाई बताने के बाद आयरिस अपने पति से नक्शा देने की विनती करती है, लेकिन इसके बजाय फ्रांसिस कागज को जलाने का फैसला करता है। यह देखकर कि बचने की उसकी एकमात्र उम्मीद राख में बदल रही है। महिला उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पति उसे वापस
वापस पकड़ लेता है और नक्शा पूरी तरह से आग की लपटों से नष्ट हो जाता है। तभी क्रोधित आयरिस फ्रांसिस को थप्पड़ मारती है और एक ही रात में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने रिश्ते को पूरी तरह से नष्ट करने में कामयाब हो जाता है। इससे संतुष्ट नहीं होता कि उसने आयरिस और बच्चों के बीच के रिश्ते को भी नष्ट कर दिया है, क्योंकि जोश और लुकास अब अपनी मां पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। इस नुकसान की भरपाई करने के प्रयास में महिला बच्चों के साथ शामिल होने का फैसला करती है, उन्हें कहानी पढ़ती है और उनके साथ हर पल का आनंद लेती है। इस बीच फ्रांसिस गन्ना काट रहा है और अपने परिवार को फिर से बनाने की कोशिश करने के लिए अगले कदमों के बारे में सोचने के लिए खुद को अलग कर रहा है। उसी समय वह एक गोली की आवाज सुनता है और अपने हाथों में एक बोर्ड और जंजीर लेकर घर लौटता है और तुरंत दरवाजा बंद कर देता है ताकि ज़ॉम्बी अंदर न आ सके। लेकिन ऐसा करने से वह अपने परिवार को घर से बाहर जाने से भी रोकेगा। जब उसे पता चलेगा कि वह एक कैदी बन जाएगा, जोश अपने पिता के रवैये को चुनौती देने का फैसला करता है और उन्हें दरवाजे बंद न करने के लिए मनाने की कोशिश करता है। इस बिंदु पर फ्रांसिस को यह जानकर घबराहट होती है कि उसका परिवार एक साजिश रच रहा है और उसके बिना भागने की योजना बना रहा है। क्रोधित जोश को पता चलता है कि यह ज़ॉम्बी नहीं है बल्कि उसके अपने पिता हैं जो उन्हें घर में बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। जब फ्रांसिस की तुलना उस आदमी से की जाती है जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करता है तो वह क्रोधित हो जाता है और तुरंत जोश पर हमला करता है। आयरिस अपने बेटे को दूर खींच लेती है और तभी को दरवाजे पर किसी की दस्तक सुनाई देती है। तभी उन्हें एक सैनिक की आवाज सुनाई देती है जो संक्रमित नहीं होने का दावा करता है, लेकिन फ्रांसिस दरवाजा खोलने से इनकार कर देता है और हताश सैनिक बताता है कि वह घायल है और कुछ पानी और भोजन की भीख मांगता है। फिर भी फ्रांसिस जोर देकर कहता है कि वह यहाँ से चला जाए और उसे गोली मारने की धमकी देता है। हालांकि जोश को दर्द महसूस होता है और वह तुरंत दरवाजा खोलने का फैसला करता है। आयरिस सैनिक के घाव की देखभाल करने में मदद करती है और उसे पता चलता है कि वह कैंप डेल्टा से आया है। सैनिक के अनुसार उसकी इकाई शिविर के लिए आपूर्ति की तलाश में शहर गई थी, लेकिन हमला हो गया और सौभाग्य से सैनिक भागने में कामयाब रहा और इस बिंदु पर वह अपनी इकाई से बचा एकमात्र जीवित व्यक्ति था। फ्रांसिस इस विचार को पुष्ट करने का अवसर लेता है कि अभी भी कई ज़ॉम्बी खुली हवा में हैं, लेकिन सैनिक का कहना है कि वहां से डेल्टा तक शायद ही कोई संक्रमित है, क्योंकि उनमें से अधिकतर इसलिए मर गए क्योंकि वे अपना भोजन नहीं कर सकते थे। और सैनिक का कहना है कि जो कुछ ज़ॉम्बी बचे हैं वे शहरों में एकत्रित हैं, जहां अधिक शोर और बाहरी उत्तेजनाएं हैं, लेकिन शिविर सुरक्षित है। जब उससे पूछा गया कि वह कैसे जीवित रहने में कामयाब रहा तो कॉर्कर ने खुलासा किया कि यह एक आदमी की बदौलत था जो उसे आधे रास्ते में मिला था। इस आदमी ने उसे उस दिशा में दौड़ने के लिए कहा था जब तक उसे कुछ खेत न मिल जाए, लेकिन उसी पर ज़ॉम्बी द्वारा हमला कर दिया गया। यह सुनने पर आयरिस को पता चलता है कि उसके पति ने डिएगो की मौत के बारे में झूठ बोला था और फ्रांसिस ने सुबह के शुरुआती घंटों में सैनिक को तहखाने में बंद करने का फैसला किया और जोश अपने कमरे में जाता है और अपनी मां को अलविदा कहने के लिए जगाता है, क्योंकि वह डिएगो से मिलने की योजना बना रहा है ताकि मदद मांग सके। हालांकि वह जानता है कि उसके चाचा पर हमला किया गया है और वह बच नहीं सका है, फिर भी जोश उसे खोजने की कोशिश करने के लिए दृढ़ है, क्योंकि वह अब अपने पिता के साथ रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और जाने से पहले जोश ने उस रहस्य का खुलासा किया जो उसकी मां ने इतने सालों तक उससे छुपाया था। वह जानता है कि फ्रांसिस उसका असली पिता नहीं है और इसीलिए वह सुबह के समय जब वह रसोई में आता है तो उसके साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार करता है। फ्रांसिस आयरिस और लुकास को कोरा के साथ नाश्ता करते हुए मेज पर बैठे देखता है और पूछता है कि जोश कहाँ है। जब उसे पता चलता है कि जोश चला गया है तो फ्रांसिस पूरी तरह से अपना दिमाग खो देता है और बिना किसी कारण के सिर पर हथौड़ा मारकर सैनिक को मार डालता है। तभी भयभीत आयरिस उठती है और अपने पति द्वारा मारे जाने के बाद लुकास की रक्षा के लिए अपने शरीर का उपयोग ढाल के रूप में करती है और महिला बेहोश हो जाती है और अपने बेटे के बगल में तहखाने में जागती है। दिन के समय में भी इस जगह पूरी तरह से अंधेरा है, क्योंकि फ्रांसिस ने लकड़ी के बोर्ड के साथ सभी खिड़कियां बंद कर दी हैं ताकि सूरज की रोशनी अब कमरे में प्रवेश न करे। अपनी पत्नी और बेटे को उसी सेल में कैद किया जहां उसके पिता ने उसे बचपन में रखा था। फिर फ्रांसिस सैनिक के शरीर के बगल में अपना नाश्ता खाने के लिए बैठता है और खिड़की से बाहर उसे जंगली कुत्ते को देखता है जिसने उस पर महीनों पहले हमला किया था और उसे खत्म करने का फैसला करता है। आदमी फिर जानवरों का मांस पकाता है और इसे अपनी पत्नी और बेटे को खाने के लिए देता है, लेकिन भले ही वे भूखे हों उन्होंने मना कर दिया, जिसे क्रोधित फ्रांसिस ट्रे को फर्श पर गिरा देता है। और आयरिस उस समय का फायदा उठाती है जब उसका पति मांस काटने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे चाकू को छिपाने के लिए उसका ध्यान भटकती है। तब महिला उसे जाने देने के लिए मनाने की कोशिश करती है और वादा करती है कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगी। हालांकि वह अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास करना चाहता है, लेकिन फ्रांसिस जानता है कि वह सच नहीं कह रही है और चाकू उठाकर चला जाता है। और वह जैसे ही दरवाजा बंद करता है आयरिस खिड़की से लकड़ी की पट्टियों को हटाने के लिए एक लोहदंड का इस्तेमाल करती है और गिर पड़ती है। तभी उसी क्षण वह बेहोश हो जाती है और कुछ मिनट बाद उसका बेटा उसे जगाता है। साथ में वे भागने की योजना बनाते हैं और लुकास चिंतित होकर चिल्लाना शुरू कर देता है। तभी फ्रांसिस यह पता लगाने के लिए तहखाने की ओर भागता है कि क्या हो रहा है और जब वह उस छोटे लड़के से बात करने के लिए नीचे झुका है तो वह फ्रांसिस पर हमला कर देती है। उसके पति की पीठ में एक धातु की वस्तु घुसा देने के बाद आयरिस अपने बेटे के साथ भाग जाती है और उसे तुरंत तहखाने में बंद कर देती है और फ्रांसिस अपनी पत्नी पर गोली चलाना शुरू कर देता है, लेकिन वह उसे मार नहीं पाता है और उस क्षण उसे उस जगह पर जो कुछ उसने अनुभव किया था उसकी भयानक यादें उसे सताती हैं। इस बीच आयरिस अपने बेटे के साथ भागने से पहले कुछ आपूर्ति लेने के लिए दौड़ती है और पैडलॉक खोलने और जंजीरों को हटाने के बाद खुद को बचाने के लिए एक माछे भी लेती है। महिला अपने बेटे से वादा करती है कि वे जोश को ढूंढ लेंगे और वे दोनों घर से बाहर भाग जाते हैं। हालांकि जैसे ही वह दरवाजा खोलती है वह डिएगो से टकराती है जो एक ज़ॉम्बी बन चुका है। तभी भयभीत महिला अपने बेटे के साथ फिर से घर में लौटती है, लेकिन ज़ॉम्बी घर में घुसने में कामयाब हो जाता है और सीढ़ियों पर चढ़ते समय आयरिस के पैर को पकड़ लेता है, जिसे आयरिस चिल्लाती है और फ्रांसिस को पता चलता है कि वह खतरे में है और दरवाजे को लात मारना शुरू कर देता है। इस बीच महिला डिएगो को उसे काटने से रोकने के लिए आपूर्ति के बैग का उपयोग करती है और लुकास अपने चाचा पर टॉर्च से हमला करता है, जिसे ज़ॉम्बी अपने शिकार को छोड़ देता है
है और लुकास के पीछे जाता है। इसलिए आयरिस उठती है और बैग को राक्षस की दिशा में फेंक देती है। जब डिएगो उस पर हमला करने की कोशिश करता है तो महिला खुद को बचाने के लिए एक कुर्सी को ढाल के रूप में इस्तेमाल करती है और जॉम्बी को पास आने से रोकती है। तभी फ्रांसिस दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाता है और अपने भाई को नीचे गिराने के बाद उस पर हमला करता है। फ्रांसिस जॉम्बी के सिर पर अपनी पिस्तौल से बार बार प्रहार करता है जब तक कि वह उसे खत्म करने के बाद उसे नष्ट करने में कामयाब नहीं हो जाता। फिर फ्रांसिस जॉम्बी को घर में आने देने के लिए आयरिस से बेहद नाराज है और उसे खत्म करने ही वाला होता है जब वह लुकास की घबराई हुई आवाज सुनता है। छोटा लड़का अपने हाथ पर काटने के निशान दिखाता है। तब आयरिस को अपने जीवन का सबसे कठिन निर्णय लेना पड़ता है। वह जानती है कि यदि कुछ नहीं किया गया तो लुकास एक जॉम्बी में बदल जाएगा। इसीलिए वह अपने पति से उस युवक का हाथ हटाने में मदद करने के लिए कहती है ताकि संक्रमण उसके शरीर के बाकी हिस्सों में न फैल जाए। लेकिन उसकी मदद करने के बजाय फ्रांसिस दीवार के कोने में दुबक कर बैठा रहता है और आयरिस डर जाती है। फिर आयरिस अपने बेटे को बेहोशी की दवा लगाती है और चाकू से जीवाणु रहित करने के बाद वह लुकास के मुंह में कपड़े का एक टुकड़ा डाल देती है ताकि दर्द में वह उसे काट सके। फिर महिला अपने बेटे की बांह पर कई वार करती है और गहरी पीड़ा में भी वह काटने में सफल हो जाती है, जो युवक की जान बचाने के लिए करना जरूरी था। लुकास की बांह हटाने के बाद आयरिस के घाव को कीटाणु रहित करने और उस पर पट्टी बांधने की जरूरत है, जबकि वह युवक को आश्वस्त करने की कोशिश कर रही है। इस बिंदु पर वह अपने पति से लुकास को अस्पताल ले जाने में मदद करने के लिए कहती है क्योंकि उसे तुरंत रक्त आधान की जरूरत है। फिर फ्रांसिस वैन लाने के लिए पुल की ओर दौड़ता है और आयरिस अपने बेटे को अपनी बाहों में लेकर उसे अधिकतम आराम देने की कोशिश करती है। जब तक वह आराम करता है तब तक उसे आखिरकार वैन मिल जाती है और फ्रांसिस जोश से मिलता है और युवक अपने पिता को खून से लथपथ देखकर घबरा जाता है। इसलिए वह उसकी दिशा में बंदूक तान देता है और उसे और करीब न आने का आदेश देता है। हालांकि फ्रांसिस उसकी बात नहीं सुनता और युवक को पकड़ने की कोशिश करता है, जो डर जाता है और फ्रांसिस को गोली मार देता है। अपने पिता को जमीन पर घायल देकर जोश को पछतावा होता है कि उसने क्या किया है और वह उसकी मदद करने की कोशिश करता है और कहता है कि वह अपने पिता को खोने के बाद जीवित नहीं रह सकता है। फिर जोश खेत की ओर लौटने का फैसला करता है और अपनी माँ और भाई से मिलने के लिए वैन में बैठ जाता है। इसी सस्पेंस के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है।